ये कहानी है 35 साल के जेसी फिशर की, जो न्यूयॉर्क में एक अच्छी नौकरी पर होता है। उसका ज़्यादातर वक्त किताबें पढ़ने में गुजरता है, यहाँ तक कि बाहर आते जाते हुए भी हमेशा उसके हाथ में कोई ना कोई किताब ज़रूर होती है। किताब पढ़ते हुए वो बाहरी दुनिया से इतना बेखबर हो जाता है कि एक दिन एक चोर उसकी आंखों के सामने से उसका सामान ही लेकर भाग जाता है। शायद उसकी इस आदत की वजह से ही उसका अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी ब्रेकअप हो गया था। जिस लाइब्रेरी से वो किताबें लेने जाता था, वहाँ काम करने वाली एक लड़की हमेशा उसे देखती रहती थी और एक दिन तो वो उसकी नई शर्ट की तारीफ भी करती है। लेकिन जेसी को अपनी किताबों की दुनिया से ही फुर्सत नहीं थी। वो उस लड़की के इस कॉम्प्लीमेंट पर सिर्फ थैंक्स कहकर वहाँ से चला जाता है और उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता। एक रात को उसके एक पुराने प्रोफेसर पीटर ओबर्ग की कॉल आती है, जो कॉलेज के दिनों में उसका फेवरेट टीचर था। पीटर जेसी को बताता है कि वो अगले हफ्ते रिटायर हो रहा है, इसलिए अगर उसके पास कुछ टाइम हो तो वो उसकी रिटायरमेंट सेरेमनी में आ सकता है। ये सुनते ही जेसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और अगले हफ्ते वो कार से एक लंबा सफर करते हुए न्यूयॉर्क से ओहायो पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर सबसे पहले वो अपने कॉलेज कैंपस जाता है, जहां से उसने ग्रेजुएशन की थी। यहाँ आकर वो इतना खुश होता है कि खुशी में झूमते हुए कुछ देर कैंपस के पार्क की घास पर लेटा रहता है। इसके बाद वो प्रोफेसर पीटर के घर जाता है, जहाँ प्रोफेसर का एक दोस्त और उसकी वाइफ भी आए होते हैं। पीटर जेसी को देखते ही उसे गले से लगा लेता है और अब वो उन सबको लंच के लिए रेस्टोरेंट की ओर ले चलता है। रास्ते में पीटर का वो दोस्त हॉस्टल से अपनी बेटी सिबी को भी साथ ले लेता है, जो इसी कॉलेज में एक स्टूडेंट होती है। रेस्टोरेंट में लंच के दौरान जेसी, जो हमेशा किताबों में खोया रहता था और किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था, यहाँ उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है, जैसे वो आज भी एक 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट हो। वो अपनी और प्रोफेसर की कॉलेज के दिनों की बातें बताकर सबको बहुत हंसाता है। प्रोफेसर भी उसकी एक कहानी बताता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के आखिरी दिन जेसी रोने लगा था, क्योंकि वो कॉलेज छोड़कर जाना ही नहीं चाहता था। जेसी की तरह जीबी भी काफी दिलचस्प बातें करने वाली लड़की होती है और वो भी अपनी ड्रामा क्लास की बातें बताकर उन सबको बहुत हंसाती है। रेस्टोरेंट से बाहर आते हुए जेसी उसकी क्लास के बारे में उससे कुछ और भी बातें करता है, जिसके बाद वो कॉलेज कैंपस की ओर चली जाती है। अब रात को अपनी रिटायरमेंट स्पीच के दौरान प्रोफेसर पीटर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाता। बाद में वो अपनी रिटायरमेंट सेरेमनी में आने के लिए जेसी को थैंक्स कहता है और फिर उससे ये कहकर चला जाता है कि वो कुछ वक्त अकेला रहना चाहता है। जेसी भी यहाँ से घूमता हुआ फिर से कॉलेज कैंपस के पार्क में चला जाता है, जहाँ उसे नेट नाम का एक फनी बंदा मिलता है, जो पहली ही मुलाकात में उससे किसी अच्छे दोस्त की तरह बातें करने लगता है। नेड उसे अपने साथ एक कैफे में ले जाता है, जहां वो लड़की जीबी जेसी को देखकर उसके पास आ जाती है। वो अपनी फ्रेंड से उसे मिलाती है और बताती है कि जेसी ने इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी। जीबी की फ्रेंड पूछती है कि उसने कौन से साल में की थी ग्रेजुएशन, तो जेसी बताता है कि ये 90s का दौर था। इस पर जीबी की फ्रेंड हंसकर कहती है कि उस वक्त तो हम पैदा ही हुए होंगे। ये सुनकर जेसी ऑकवर्ड फील करता है और कहता है कि हाँ, वो एक बुजुर्ग है, लेकिन जीबी बात को संभालते हुए कहती है कि वो बुजुर्ग लगता नहीं है। ये कहकर वो उसकी टाई खोल देती है और कहती है कि अब लग रहा है वो एकदम 19 साल का नौजवान। इसके बाद वो जेसी से कुछ देर अपने साथ बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो मना करके जाने की कोशिश करता है, तो बीच में नेट कहता है कि क्यों ना कल वो दोनों कहीं कॉफी पीने जाएं। जेसी फिर से मना करने लगता है, लेकिन नेट उसके पेट में कोनी मारकर उससे हाँ कहलवा देता है। इसी बीच एक लड़का आकर जीबी को बुलाकर ले जाने लगता है, तो वो जेसी से कल 11:30 बजे मिलने के लिए कहकर उस लड़की के साथ चली जाती है। नेट जेसी से कहता है कि वो लड़की उसे पसंद करती है, लेकिन जेसी अब इस अजीब बंदे से बचकर यहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वो जीबी से मिलने कॉफी शॉप जाता है, तो यहाँ उसे एक लड़का दिखता है, जो एक मोटी सी किताब बराबर में रखकर आंखें बंद करके बैठा होता है। जेसी उस लड़के से बात करने की कोशिश करता है, तो पहले तो वो उससे ठीक से बात नहीं करता, लेकिन बाद में अपने बर्ताव के लिए उससे सॉरी कहता है और उसे अपना नाम डीन बताता है। तभी जीबी वहां आ जाती है और डीन के जाने के बाद जेसी को बताती है कि उस लड़के को पिछले साल पागलपन का दौरा उठा था, जिसके बाद अब उसने फिर से कॉलेज आना शुरू किया है। अब वो कॉलेज कैंपस के आसपास घूमते हुए उससे म्यूजिक, लिटरेचर, आर्ट और फिलोसफी जैसे बहुत से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर काफी सारी बातें करती है। जेसी उसकी बातों से काफी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि उसे भी कॉलेज टाइम में ऐसी ही बातों में दिलचस्पी थी। अचानक जेसी उससे पूछ लेता है कि उसके साथ कैफे में वो लड़का कौन था, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है। जीबी कहती है कि अभी तक उनके बीच ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जीबी उसके गले लगती है और फिर दोनों बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। जेसी अब वापस जाने की तैयारी करने लगता है, तो प्रोफेसर के फोन पर जीबी की कॉल आती है, जो कहती है कि उसे जेसी से बात करनी है। जेसी बात करता है तो वो कहती है कि जाने से पहले वो एक बार उससे मिलना चाहती है।
जैसे बुक स्टोर पहुंचता है तो जिबी उसे अपने म्यूजिक क्लास की एक सीडी देती है और कहती है कि उसने सीडी के कवर पर अपना नंबर भी लिख दिया है, लेकिन वो चाहती है कि यहाँ से जाकर वो उसे लेटर लिखता रहे जिससे उनकी ये बातें ऐसे ही आगे भी चलती रहें। ये कहकर वो चली जाती है और अब जेसी भी यहाँ से न्यूयॉर्क वापस जाने लगता है, लेकिन कॉलेज कैंपस के सामने उस लड़के डीन को देखकर वो उसे अपनी कार में लिफ्ट दे देता है। जेसी उससे कहता है कि अगर उसे एतराज ना हो तो वो उसके बारे में जानना चाहता है। डीन बताता है कि उसकी माँ एक नर्स है और चाहती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर उसका नाम रोशन करे, लेकिन वो ये सेमेस्टर एग्जाम और प्रोजेक्ट्स का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता क्योंकि इनमें उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। उसे बस किताबें पढ़ना पसंद है और वो अपना नॉवल भी लिखने की कोशिश कर रहा है। अब एक जगह डीन कार से उतरकर तेजी से अपने रूम की ओर चला जाता है। जेसी को उससे काफी हमदर्दी होती है, लेकिन वो उसके लिए कर भी क्या सकता था। इसके बाद वो न्यूयॉर्क पहुंच जाता है और अब उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आता है। वो जिबी को लेटर लिखना शुरू कर देता है जिनमें वो वही म्यूजिक और फिलोसॉफी की बातें करते रहते हैं। अब जब भी वो बाहर कहीं रास्ते में होता है तो उसके हाथ में किताब की बजाय कानों में ईयरफोन होती है। जिबी के दिए म्यूजिक को सुनते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है और जिस न्यूयॉर्क सिटी को वो कंक्रीट का एक जंगल समझता था अब वो उसे खूबसूरत लगने लगती है। वो अपने आसपास की हर खूबसूरत चीज को देखकर मुस्कुराता है और अब वो महसूस करता है कि उसके आसपास के लोग भी उसकी ओर मुस्कुराकर ही आगे बढ़ते हैं। अपनी ये सारी फीलिंग्स वो लेटर के जरिए जिबी को बताता रहता है। जिबी भी उसके हर लेटर का जवाब देती है और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन वो लिखती है कि वो उसे बहुत मिस कर रही है और ऐसा लगता है जैसे वो उससे प्यार करने लगी है। साथ ही वो उसे मिलने के लिए अपने पास भी बुलाती है। उसका ये लेटर पढ़कर जेसी को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन इतने आगे तक की बात उसने कभी नहीं सोची थी। अब वो पेन पेपर लेकर कैलकुलेशन करने बैठ जाता है और पाता है कि उनके बीच पूरे 16 साल का एज डिफरेंस है, क्योंकि उसकी उम्र 35 साल थी और जिबी की 19। अभी तो ये ठीक है, लेकिन जब जिबी 35 की होगी तब वो 50 से ज्यादा का हो चुका होगा। ये सोचकर वो अपना सर पकड़ लेता है, लेकिन अपने आप को समझाने के लिए वो एक और कैलकुलेशन करता है कि जब वो 87 साल का होगा तो जिबी भी 70 से ऊपर की होगी। ये वाली कैलकुलेशन उसे ज्यादा सही लगती है और अब वो उससे मिलने पहुंच जाता है। उसे देखकर जिबी का चेहरा खिल उठता है और वो उससे कसकर गले लग जाती है। इसके बाद वो उसे अपने रूम में ले जाती है और अपनी रूममेट को इशारा करके बाहर भेज देती है, लेकिन जेसी को इस तरह यहाँ उसके रूम में आकर एक हेजिटेशन सी होने लगती है। वो जिबी से कह भी देता है कि उसे यहाँ आकर कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि वो एज में उससे कई साल बड़ा है। जिबी कहती है कि अगर वो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। ये कहकर वो उसे किस करने लगती है, लेकिन तभी उसकी रूममेट अपना कुछ सामान लेने वापस आ जाती है। अपना सामान लेकर उसकी रूममेट तुरंत वापस चली जाती है, लेकिन जेसी कहता है कि उसे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए कहीं बाहर चल के खाना खाते हैं। अब थोड़ी देर बाद जिबी की क्लास थी, इसलिए वो उसे अपने साथ कॉलेज की कैंटीन में ही ले जाती है। कैंटीन में जेसी को वही डीन नाम का लड़का मिलता है जो आज भी उसी मोटी किताब के साथ बैठा होता है। जेसी उसका हालचाल पूछने लगता है तो उसे एहसास होता है कि डीन अभी भी डिप्रेशन से नहीं निकल पाया था। अब वो उसकी किताब पर अपना नंबर लिखकर कहता है कि अगर वो कभी भी उससे बात करना चाहे तो उसे बहुत खुशी होगी। इसके बाद जेसी जिबी के साथ बैठा होता है तो प्रोफेसर पीटर उन्हें देख लेता है, लेकिन वो उनसे नजरें बचाकर बाहर चला जाता है। ये देखकर जेसी जिबी को वहीं छोड़कर दौड़ते हुए प्रोफेसर के पीछे चला जाता है। जेसी को देखते ही वो गुस्से में पूछता है कि वो यहाँ कर क्या रहा है। जेसी कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन प्रोफेसर उसकी सिचुएशन समझ गया था। वो उससे डायरेक्ट तो कुछ नहीं कहता, लेकिन अपना ही एग्जाम्पल देकर कहता है कि दुनिया में कोई भी आदमी ये कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसकी उम्र बढ़ रही है या वो बूढ़ा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि वो अभी भी 19 साल का है। जेसी उसकी बातें ध्यान से सुनता रहता है और फिर रात को कॉलेज कैंपस के पार्क में घूमते हुए अपने मन की उधेड़-बुन में लग जाता है। तभी यहाँ वही नेट नाम का लड़का आ जाता है, जो उसे देखते ही समझ गया था कि जेसी यहाँ उसी लड़की के लिए आया है। नेट आज फिर से उसे अपनी अलग ही फिलोसॉफी सुनाने लगता है कि जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसे बस होने दो, इसलिए कंफ्यूज होने से कोई फायदा नहीं है। जाओ और जाकर उस लड़की को अपना बना लो। नेट की बातों से जेसी के अंदर का डर दूर हो जाता है और अब वो चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ जिबी के पास उसके रूम में पहुंच जाता है। जिबी उससे अपने इरादे साफ जाहिर करते हुए कहती है कि उसने अपनी फ्रेंड को कहीं और सोने के लिए भेज दिया है और आज रात बस वो दोनों ही यहाँ रहेंगे। जेसी भी उसके पास रुकने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब जिबी उससे और भी खुलकर बात करती है और बताती है कि ये उसका फर्स्ट टाइम है। अब जेसी का दिमाग घूम जाता है, क्योंकि वो समझ गया था कि जिबी कोई वन नाइट स्टैंड वाली लड़की नहीं है, बल्कि वो इस रिलेशनशिप को लेकर काफी सीरियस है। इसलिए वो उससे कुछ देर के लिए कहकर घर के एक कोने में चला जाता है। फिर वो अपने मुंह पर पानी के छींटे मारता है और वापस आकर जिबी से कहता है कि ये सही नहीं है,
क्योंकि वो 35 साल का है और जिबी 19 की, इसलिए इस रिलेशनशिप का कोई अच्छा फ्यूचर नहीं हो सकता। जिबी कहती है कि एज उसके लिए कोई मायने नहीं रखती, ये सब बेकार की बातें हैं। वो कहती है कि अपनी ज्यादा एज की वजह से उसे ऐसा लग रहा होगा जैसे वो कोई अपराध कर रहा है, लेकिन जेसी कहता है कि अपराध करने से पहले अगर उसका एहसास हो जाए तो उसे अपराध नहीं नैतिकता कहते हैं। जिबी अब एक लंबी सांस लेकर पूछती है कि फिर वो यहाँ आया ही क्यों था। जेसी कहता है कि वो बस उससे मिलने आया था क्योंकि वो उसे पसंद करता है, लेकिन साथ ही वो उसकी फिक्र भी करता है, इसलिए वो उसकी हर बात के लिए हाँ नहीं कह सकता। ये सुनकर जिबी रोने लगती है और गुस्से में जेसी को अपने रूम से निकलने के लिए कहती है। जेसी तो जैसे इसी का इंतजार कर रहा था, वो तुरंत उठकर वहां से चला जाता है और अब वो वापस न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। इसके कई महीने बाद वो जिबी को एक लेटर लिखकर उसका दिल दुखाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन वो कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जिबी की वजह से ही अब उसने अपनी एज के हिसाब से रहना शुरू कर दिया है। अब एक दिन वो लाइब्रेरी वाली उसी लड़की से पहली बार बात करता है जिसने एक दिन उसकी शर्ट की तारीफ की थी। इस लड़की का नाम एना होता है जो उसी की एज की होती है। एना को भी उसी की तरह किताबें पढ़ना पसंद था, लेकिन वो बताती है कि अब उसने हर वक्त बस किताबों में ही खोए रहना कम कर दिया है, क्योंकि जिंदगी के बारे में पढ़ते पढ़ते कभी कभी हम जिंदगी को जीना ही भूल जाते हैं। जेसी को उसकी बातें काफी पसंद आती हैं और वो इशारों इशारों में पूछ लेता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड या हस्बैंड तो नहीं है। अब वो उसे अपने साथ घूमने के लिए पूछता है तो एना खुशी खुशी तैयार हो जाती है, क्योंकि वो खुद काफी वक्त से इसी का इंतजार कर रही थी। इसके बाद वो दोनों साथ में काफी वक्त बाहर बिताते हैं और बहुत सी बातें करते हैं। जेसी अब खुशी खुशी रात को घर वापस आता है तो उसके फोन पर किसी की कॉल आती है। ये वही लड़का डीन होता है जिसकी किताब पर एक दिन उसने अपना नंबर लिख दिया था। डीन उसे रोते हुए बताता है कि उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली हैं। ये सुनते ही जेसी उसे वहीं रुकने के लिए कहकर एम्बुलेंस को फोन कर देता है और फ्लाइट पकड़कर उसके पास हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जब डीन को होश आता है तो ये सब करने के लिए वो जेसी का शुक्रिया करता है और पूछता है कि वो इतनी दूर से उसके लिए क्यों आया, जबकि वो उससे मुश्किल से बस 2 बार मिला होगा। जेसी कहता है कि अच्छी किताबें पढ़ने वाले लोगों के लिए उसके दिल में एक अलग ही जगह है, क्योंकि ऐसे लोग आजकल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसके बाद वो उसे कुछ और बातें समझाकर जिबी से मिलने उसके रूम पर जाता है। जिबी उसे देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि उस दिन जेसी ने जो किया वो बिल्कुल सही था। वो कहती है कि जिंदगी जीने का एक प्रोसेस होता है जो हर किसी को फॉलो करना पड़ता है, चाहे उसे अच्छा लगे या ना लगे। लेकिन वो उसके साथ रिलेशनशिप बनाकर जिंदगी में एक शॉर्टकट लेने की कोशिश कर रही थी, जो कि गलत था। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें छलक उठती हैं। अब जेसी कहता है कि उसे लेटर लिखना उसकी जिंदगी का एक बेहतरीन एक्सपीरियंस था और वो चाहता है कि आगे भी वो इसी तरह एक दूसरे को लेटर लिखते रहें। इसके बाद वो जिबी को गुड बाय कहकर न्यूयॉर्क वापस आ जाता है और उनके बीच लेटर्स लिखने का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो जाता है। वो जिबी को एना के बारे में भी बताता है जिसके साथ उसकी रिलेशनशिप अब काफी आगे बढ़ चुकी थी। मूवी के आखिर में जेसी और एना को एक साथ बैठे हुए दिखाया जाता है, जो खुशी खुशी अपने आने वाले बुढ़ापे के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एना कहती है कि उनका झील के किनारे एक छोटा सा घर होगा जहां वो आराम से बैठकर घंटों बातें करते रहेंगे। इस तरह बूढ़े होने में कितना मजा आएगा। जेसी भी मुस्कुराते हुए एक लंबी सांस लेता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।